अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व कर चुके थे। अब अपन चर्चाएं करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है क्या ये डोरी से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। किस प्रकार से हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना के अपन इन्हें सोल्व करते हैं। बड़े ही सिंपल तरीके से सोल्व होते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहे हैं घर्षण रहित मेज पर रखे घर्षण रहित मेज पर रखे घर्षण रहित मेज पर रखे 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम, मेज पर रखे 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो पिंड, 20 किलोग्राम के दो पिंड। घर्षण रहित मेज पर रखे 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो पिंड किसी पतली रस्सी द्वारा आपस में जुड़े हैं। दो पिंड किसी पतली डोरी द्वारा, डोरी ले देते हैं अपन, किसी पतली डोरी द्वारा आपस में जुड़े हैं। फिर क्या कह रहे हैं ये कि 600 न्यूटन डोरी द्वारा आपस में जुड़े हैं। 600 न्यूटन का कोई क्षैतिज बल, 600 न्यूटन का कोई क्षैतिज बल। देखिए अब इस क्वेश्चन के दो भाग दिए हैं। 600 न्यूटन का कोई क्षैतिज बल। नंबर फर्स्ट, पहले तो कह रहे हैं ये कि पिंड ए पर लगे, यानी ए और बी नाम देना है। नंबर सेकंड ये कह रहे हैं कि बी पर डोरी के अनुदिश लगाया जाता है। बी पर डोरी के अनुदिश लगाया जाता है, ये इसने क्वेश्चन में कहा। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सरल सा क्वेश्चन है। घर्षण रहित मेज पर रखे 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम के दो पिंड किसी पतली डोरी द्वारा आपस में क्या है, जुड़े हैं। 600 न्यूटन का कोई क्षैतिज बल ए पर और फिर किस पर लग रहा है, बी पर। इस तरह लिखना पड़ेगा। ए पर फिर क्या है, बी पर। डोरी के अनुदिश यानी कॉमन चीज है ये, यह लिखने में डोरी के अनुदेश लगाया जाता है। ये लो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में अपन को दोनों पिंडों के द्रव्यमान दिए हैं। मैंने मान लिया कि पहला पिंड कितना है, 10 किलोग्राम और दूसरा दिया हुआ है आपको 20 किलोग्राम, यानी कि MA। ये तो हो गया है 10 किलोग्राम। MB यह है 20 किलोग्राम। और जो बल लग रहा है, दोनों पिंड जुड़े हुए भाई, वो है 600 न्यूटन। तो देखो भाई बल आपके पास टोटल द्रव्यमान है और बल भी आपके पास है, यानी कि त्वरण अपने पास कैलकुलेट करना क्या है, आसान है। त्वरण को अपन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा त्वरण बराबर क्या होता है, बल बटे कुल द्रव्यमान, यही तो लेंगे। तो देखो MA प्लस MB, ये तो है 600, ये है 10 प्लस 20, 600 अपॉन में 30, 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि ये आ गया है मेरे पास 20
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना उसके अंदर क्या होगा, त्वरण होगा। अब एक एक पार्ट को सोल्व करते हैं। अब देखो नंबर फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, जब बल किस पर लग रहा हो, ए पर। तो देखो भाई ये अपने पास कोई मेज है, कैसी मेज है, घर्षण रहित मेज है, यानी कि चिकनी कोई मेज है। इसके ऊपर देखो एक गुटका तो ये रखा हुआ है जो कि है 20 किलोग्राम का, यानी बड़ा गुटका है। ये गुटका नंबर मैंने क्या दिया है, नाम इसको बी दिया है। ये रस्सी ये जुड़ी हुई है, एक गुटका इसके साथ ये लगा हुआ है, ये इससे छोटा है 10 किलोग्राम का। ये गुटका नंबर ए है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए पर डोरी के अनुदिश क्या है, 600 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ये 600 न्यूटन का क्या लग रहा है, इसके ऊपर बल लग रहा है। न्यूटन का बल इस दिशा में लग रहा है। तो देखो रस्सी के अंदर जो तनाव बल उत्पन्न होगा वो किस तरह से होगा, इससे ऐसे और इससे ऐसे, यो तनाव होगा। अब देखिए भी, तो ये पूछ रहे हैं जब ए पर बल लगाया जाता है तो डोरी के अंदर लगाया जाता है, क्या क्या चीज पूछ रहे हैं वो देखिएगा। घर्षण रहित मेज पर रखे 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम के दो पिंड किसी पतली डोरी द्वारा आपस में जुड़े हैं। 600 न्यूटन का कोई क्षैतिज बल ए पर, नंबर बी पर डोरी के अनुदिश लगाया जाता है। यहां तक अपन ने क्वेश्चन की बात कर ली है, ठीक है। अब इसमें क्या करें, प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव क्या है, ये लो, अब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव क्या है, यानी दोनों ही स्थितियों में डोरी में तनाव बल का अपन को क्या निकालना है, मान। अब जरा इस डायग्राम को आप देख रहे हैं गौर से, तो आप इस स्थिति में क्या देखेंगे कि F माइनस टी किस पर बल लगाया गया है, 10 किलोग्राम वाले के ऊपर, यानी कि इक्वेशन क्या बन गई भाई, ma, यानी कि ए का द्रव्यमान इंटू इसका त्वरण अपन पहले ही निकाल चुके हैं, ये रहा जिसकी अपन को आवश्यकता थी। तो देखो F की वैल्यू आपके पास है, T की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, MAA यहां आ गया। अब मुझे T फाइंड आउट करना है, तो देखिएगा कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको आप इधर ले आइए, यानी कि मेरे पास T इजिकल टू जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा F माइनस MAA, बिल्कुल यही बनेगा। इसको इधर लाता हूं मैं। अब मेरे पास देखो सारी वैल्यूज हैं, F की वैल्यू कितनी है 600 दी हुई है, M 10 दिया हुआ है, A मेरे पास कितना है 20 है। T इजिकल टू 600 माइनस ये कितना हो गया 20, 200, यानी कि इसके ऊपर जो तनाव बल है वो है 400 न्यूटन। ये लो भाई, ए फर्स्ट पार्ट अपने पास सोल्व हो गया है। अब अपन इसी में आगे सोल्व करते हैं नंबर सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट के अंदर ये कह रहे हैं बी पर बल लगाया जाता है, डोरी के अनुदिश लगाया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव क्या है। देखिएगा भाई वही सेम क्वेश्चन, लेकिन अब की बार फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है बस। ये तो है 20 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, इसके साथ 10 किलोग्राम वाला एक ब्लॉक ये लगा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, वापस बनाते हैं। ये ब्लॉक बी और ये ब्लॉक क्या है, ए है। अब देखो अब की बार ये क्या कह रहे हैं कि बी के पर रस्सी के अनुदिश बल लगाया जा रहा है ऐसे, यानी अब मेरे पास F इजिकल टू 600 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो इनमें तनाव निकालना है। ये लो भाई वही तरीका। अब की बार अगर मैं देखता हूं जो बी के ऊपर जो बल लगाया जा रहा है
तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, देखो इसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन बन जाएगी F माइनस टी एम बी ए। मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसमें से T, यही तो इक्वेशन बन रही है इसकी, देख लो फोर्स इधर T इधर। तो अब देखो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F माइनस एम बी ए। वैल्यूज पुट कीजिए, F की वैल्यू मेरे पास दी हुई है इसमें 600, M कितना है, एम बी 20 है, A मेरे पास कितना आया है, ये भी मेरे पास 20 आया है। तो देखो भाई 600 माइनस 400 यानी कि 200 न्यूटन का इसके ऊपर क्या होगा, फोर्स लगेगा। यानी कि अब ये प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव क्या है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां तो डोरी में तनाव है 200 न्यूटन और इस स्थिति के अंदर टोटल तनाव कितना है, 400 न्यूटन। ये एक सरल सा क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 15 था, जिसको कि अपन ने सोल्व कर लिया। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 भी एक सरल लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, वो भी डोरियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, घिरनी से। उसके अंदर क्या है, उसका एक कॉन्सेप्ट अपन बना लेंगे, एक फॉर्मूला। अभी नीट के अंदर उस पर बेस ऐसा कैसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब देखिए, अब उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। पहले अपन उस क्वेश्चन को लिख लें, क्वेश्चन नंबर 15। यहां आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 15 की बातें करते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 8 किलोग्राम, भाई क्वेश्चन में से कह रहे हैं कि 8 किलोग्राम और 12 किलोग्राम के दो पिंड हैं, किसी घिरनी से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं दोनों सिरों से। और ये पूछ रहे हैं कि अगर घिरनी से लगे हुए हैं 8 किलोग्राम 12 किलोग्राम के पिंड, तो जो रस्सी है उसमें तनाव कितना होगा, दूसरा वो किस त्वरण से वो मूव कर रहे हैं ये कितना होगा, ये इस क्वेश्चन में ज्ञात कराया जा रहा है। यानी एक ही क्वेश्चन के दो दो पार्ट हैं। तो देखिए पहले अपन क्या करें, 8 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम, 8 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम के दो पिंडों को, 12 किलोग्राम के दो पिंडों को किसी अवितान्य डोरी को, किसी अवितान्य डोरी यानी कि ऐसी डोरी जो लंबाई में नहीं बढ़ती हो, 8 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम के दो पिंडों को किसी अवितान्य डोरी जो घर्षण रहित घिरनी पर, डोरी जो घर्षण रहित घिरनी, जो घर्षण रहित घिरनी यानी किसी पुली पर, घिरनी पर चढ़ी है। 8 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम के दो पिंडों को किसी अवितान्य डोरी जो घर्षण रहित घिरनी पर क्या है, चढ़ी है, के दो सिरों से बांधा गया है, चढ़ी है के दो सिरों से बांधा गया है। रहित घिरनी पर चढ़ी है के दो सिरों से क्या है, बांधा गया है। पिंडों को मुक्त छोड़ने पर, पिंडों को मुक्त छोड़ने पर, पिंडों को मुक्त छोड़ने पर उनके त्वरण और डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। पर उनके त्वरण वे डोरी में तनाव
ज्ञात कीजिए। ये लो, बहुत ही प्यारा एक क्वेश्चन है ये। वैसे ये थ्योरी के रूप में ऐड होने वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि थ्योरी के रूप में अपन इसे ले लेते हैं, लेकिन अपनी बुक में दे नहीं रखा था, इसलिए अब इसको क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है। देखो, इसीलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कॉन्सेप्ट को एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर दे रखा है कॉन्सेप्ट को, इसलिए क्वेश्चन हल करते हैं तो ही अपने कॉन्सेप्ट इसके साथ साथ क्या होंगे, क्लियर होंगे। देखिएगा भाई क्वेश्चन में क्या क्या अपन को दिया हुआ है, वो चीज गौर कीजिएगा। ये जैसे मैं इसमें डायग्राम बना लूं सिंपल, ये दृढ़ आधार है, यहां इस दृढ़ आधार के साथ जैसे मैं कोई घिरनी लगा देता हूं, ये लीजिए, ये कोई एक घिरनी लगी हुई है। अब देखिए इस घिरनी से दो पिंड लटके हुए हैं, दो सिरों, ये रस्सी लगा रखी है, ये चलो पिंड थोड़ा भारी ले लेते हैं, ये बड़ा वाला पिंड ले लेते हैं, ये है, इस तरह से दो पिंड है। इसका द्रव्यमान m1 ले लेता हूं, इसका द्रव्यमान मैं क्या ले लेता हूं, m2 है। अब देखिएगा यहां इसमें रस्सी पर जो, इसमें जो पिंडों पर जो बल लगेंगे उनका अगर मैं संयोजन देखूं तो देखिए भाई, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले इसका जो भार होगा m1g ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और ये रस्सी में तनाव T होगा। इसी तरह से ये m2g नीचे की ओर, और रस्सी में तनाव ये क्या हो गया भाई, T हो गया। अब ये वाला इसका, चूंकि मेरे पास इस क्वेश्चन में क्या है कि m2 इज ग्रेटर देन क्या है, m2 इज ग्रेटर देन क्या है, m1 है, यही तो स्थिति ले रहा हूं मैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, ये इसका यूं मूव करेगी, यानी कि इसके त्वरण की डायरेक्शन क्या बन जाएगी मेरे पास, ये बन जाएगी ऐसे, ये त्वरण की मेरे पास क्या आ गई डायरेक्शन। अब बस इसकी अपन को समीकरणें बना लेनी है। समीकरणें बनाए तो अपन एक एक पिंड के लिए इक्वेशन बना सकते हैं। पहले अगर मैं इस पिंड के लिए बात करूं तो देखिए भाई क्या इक्वेशन बनेगी, पिंड m1 के लिए, पिंड m1 के लिए देखिएगा कौन ज्यादा है, ये ऊपर गति कर रहा है, यानी कि T माइनस m1g, इससे गति वाला बल मिलेगा m1a। कौन सा, क्या कहा मैंने, T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास, ये तो मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। देखो इधर मैं साइड में वैल्यू लिख दूं कि जो m1 है वो मुझे दिया हुआ है 8 किलोग्राम, और m2 दिया हुआ है 12 किलोग्राम, और मुझे एक तो a फाइंड आउट करना है और एक मुझे t फाइंड आउट करना है। अब देखो T माइनस m1g, इसके लिए इक्वेशन बनाऊंगा तो ये भार इसमें ज्यादा है T से, तो यानी कि m2g माइनस T इज इक्वल टू m2a। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगर दो इक्वेशंस मेरे पास ये अगर आ गई हैं तो इन दोनों इक्वेशन की सहायता से मैं a और t का मान निकाल सकता हूं। पहले कैसे, देखो अगर मुझे a फाइंड आउट करना है तो मैं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूंगा, दोनों का जैसे मैं सम करूंगा, इन दोनों को जोड़ता हूं तो t तो कैंसिल हो जाएगा और a मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। और अगर मुझे पहले t निकालना है, a नहीं निकालना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दूंगा, ये लो, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, t कैलकुलेट हो जाएगा। तो लेकिन पहले क्या पूछा है इसने, उनके त्वरण व डोरी में तनाव, वे डोरी में तनाव अपन ज्ञात करना है। तो देखिएगा भाई समीकरण 1 वे समीकरण 2 को जोड़ने पर एक तरह से अपने पास यह एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो समीकरण 1 को अगर मैं जोड़ता हूं, T माइनस m1g m2g माइनस T m1a प्लस m2a। अब देखो यहां से T से तो ये T कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये माइनस का T, ये प्लस का T। यहां इधर आप देखेंगे तो देखिए भाई G तो कॉमन आ गया है, m1 प्लस m2, यहां पर a कॉमन आ गया है तो m1 देखिएगा यहां मेरे पास क्या बच गया है, एक तो m2g माइनस m1g, इधर देखिएगा a कॉमन है, m1 प्लस m2,
फिर इधर देखें आप, यहाँ कौन कॉमन है भाई, मेरे पास g है, तो यहाँ क्या रह गया, m2 माइनस m1g इज इक्वल टू a m1 प्लस m2। ये लो, तो a इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मैंने बना दिया है, m2 माइनस m1 g अपॉन में m1 प्लस m2। ये लो भाई, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया है इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दूंगा तो मेरे पास a कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो m1 m2 कितना दिया हुआ है मेरे पास 12, m1 कितना है 8, g की वैल्यू भाई मैं 10 ले लेता हूँ, m1 कितना है 8, m2 कितना है 12, तो ये लो 12 माइनस 8 यानी कि 4, 10, 12 और 8 20, a 0 से 0, 4 से 2 से 4 2 टाइम, तो ये आ गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो भाई, तुरंत का तो आंसर आ गया। अब मुझे t निकालना है, तो आप ऐसे करो, किसी भी इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू रख दो। एक तो तरीका यह है कि मैं जैसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर मैं a की वैल्यू रख दूंगा, m1 मेरे पास है, g मेरे पास है, t कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान हो गया। लेकिन अगर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला भी बनाना चाहे तो फॉर्मूला भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव कभी कहीं किसी कॉम्पिटिशन में सोल्व करना है तो सीधा आपको फॉर्मूला याद रह जाए। नहीं तो देखो a की वैल्यू 2 मीटर है, अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ मैं 2 रख रहा हूँ, m1 मेरे पास 8 है, g का मान 10 है, फिर 8 है, ये लो t कैलकुलेट हो गया आराम से, बिल्कुल इजी, वही आंसर आ जाएगा 96। यानी कि अपन t की वैल्यू ऐसे भी कैलकुलेट, इसमें भी आप रख के सोल्व कर सकते हो। a की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, m2 आपके पास 12 है, t कैलकुलेट करना है, ये 12 और g का मान 10 ले लीजिए, ये लो आपके पास वही 96 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन मैं इसका एक फॉर्मूला बना लेता हूँ, वही तरीका कि मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, ताकि अपने पास क्लियर फॉर्मूले बन जाए। देखो मैं यहाँ पर ये लो, ये आपको याद रखना है डायरेक्ट, a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 g m1 प्लस m2। अब देखिए भाई, मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, थोड़ा सा स्टेप जरूर बढ़ जाएगा लेकिन आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, अगर समीकरण 1 में अपन समीकरण 2 का भाग देते हैं तो देखिएगा भाई, t माइनस m1g अपॉन में m2g माइनस t इज इक्वल टू m1a अपॉन में m2a, ये अपने पास इक्वेशन बन के आती है। अगर इक्वेशन यो बन के आ रही है तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास जो स्टेप्स बच रही हैं, अब ज़रा उन पे गौर कीजिएगा आप। मैं यहाँ इसे कर सकता हूँ m2t भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस m1 m2g इज इक्वल टू, इसी तरह से इधर देखो m1 m2g माइनस m1t, t का इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए इसे, तो ये हो जाएगा m1t प्लस m2t, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, m1 m2g m1 m2g, तो ये डबल हो जाएगा भाई 2m1 m2g। तो देखिए t इज इक्वल टू, ये तो आपके पास कॉमन आ जाएगा t तो, और ये आ जाएगी इक्वेशन 2m1 m2 अपॉन में 2m1 m2g, 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2। ये लो भाई, ये अपने पास इक्वेशन यहाँ आ गई है। ये जो इक्वेशन आ गई है इसके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। अब देखो इस स्टेप को अपन यहाँ लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ नहीं फिर आपको ये थोड़े से दिखने में दिक्कत आएगी। ये लो, इसको मैं यहाँ से साफ करके अब मैं इसको यहाँ इधर सोल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ आप इसे जब तक नोट कीजिए ऐसे कैसे, ताकि अपन अगले पार्ट को भी इसको सोल्व करें। देखो भाई, यहां मेरे पास जो कॉमन आ रहा है वो है देख t m1 प्लस m2 इज इक्वल टू
2m1m2g। तो देखिए T इज इक्वल टू, मेरे पास ये जो फॉर्मूला बन रहा है 2m1m2g अपॉन में m1 प्लस m2, ये लो भाई, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है और इसको मैं नेम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ये डोरी में टेंशन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बन गया है। वैसे तो मैंने वो तरीका भी बता दिया कि आप सीधा एक ही वैल्यू रख दो, इजी था आपके लिए, आराम से सोल्व हो जाता, लेकिन यहाँ मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला ही ड्राइव कर दिया है। इसके साथ साथ ही अब आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, सीधा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहीं सोल्व करने हो तो आपके लिए फटाफट से क्वेश्चन सोल्व हो जाए, फॉर्मूले के रूप में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, 2m1 कितना है 8, m2 कितना है 12, g है 10, m1 कितना था मेरे पास 8 और ये है भाई मेरे पास 12। अब देखिए भाई t की वैल्यू कितनी आती है, 2 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 12 10, ये हो गया है 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये लो भाई 8 इंटू 12, ये हो गया है 96 न्यूटन, ये लो। यहाँ अपन ने ये क्वेश्चन नंबर 15 भी सोल्व कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर अपन ने सोल्व किया था 15 घर्षण रहित, तो ये क्वेश्चन नंबर था अपने पास 16, सॉरी इसका क्वेश्चन नंबर चेंज कर लें, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। तो देखो अपन ने क्वेश्चन नंबर 15 भी सोल्व कर लिया और ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 15 पहले सोल्व किया, ये क्वेश्चन नंबर 16 भी अपन ने सोल्व कर लिया। दोनों ही बढ़िया क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, बढ़िया लॉजिक वाले क्वेश्चन थे, दोनों अपन ने सोल्व कर लिए। देखो 15 और 16, जिसमें 16 क्वेश्चन तो नीट जैसे एग्जाम के अंदर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह एक अच्छा क्वेश्चन था। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। यहाँ देखना क्वेश्चन नंबर 16 कर लेना भाई आप इसे, है ना। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये क्या कह रहे हैं वो देखिएगा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 एक थ्योरेटिकल टाइप से क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो 17 है ये एज ए कॉन्सेप्ट या थ्योरी में हुआ करता था, लेकिन अब इसको इन्होंने बुक में क्या किया, क्वेश्चन के रूप में दे दिया। इन्होंने आधी थ्योरी बुक में देकर कर आधी थ्योरी को क्वेश्चन के फॉर्मेट में दी गई है। तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि प्रयोगशाला के निर्देश फ्रेम में, ये क्वेश्चन कह रहे हैं प्रयोगशाला के निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में है। प्रयोगशाला के निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में है। यदि यह नाभिक दो छोटे नाभिकों में विघटित हो जाता है, यदि यह नाभिक दो छोटे नाभिकों में विघटित हो जाता है, यदि यह नाभिक दो छोटे नाभिकों में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, तो यह दर्शाइए कि
तो यह दर्शाइए कि, यानी ये प्रूफ करना है अपन को, तो यह दर्शाइए कि उत्पाद विपरीत दिशाओं में गति करने चाहिए। तो यह दर्शाइए कि उत्पाद विपरीत दिशाओं में गति करने चाहिए। गति करने चाहिए, ये अपन को क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो अपन को दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, ये क्वेश्चन एक तरह से इस तरह का क्वेश्चन है कि कोई स्थिर बम है और वो विस्फोट के कारण दो भागों के अंदर टूट जाता है, तो दोनों भाग परस्पर विपरीत दिशाओं में जाते हैं, वहां अपन को ये प्रूफ करना होता है, या उसकी अपन एक सिंपल से छोटी सी डेरिवेशन करते हैं, उस टाइप से क्वेश्चन है। यहां पर इन्होंने क्या किया, उस बम के स्थान पर शब्द को क्या काम में ले रहे हैं, नाभिक काम में ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे प्रयोगशाला के निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में है, ये मैंने मान लिया कि कोई नाभिक है, ये स्थिर नाभिक है, ये लीजिए। अब विस्फोट के कारण ये दो भागों के अंदर टूटता है, एक भाग, एक उत्पाद इसका m1 द्रव्यमान का बन गया, एक उत्पाद इसका क्या बन गया, मैंने m2 द्रव्यमान का मान लिया है। इसका वेग v1 है और इसका वेग क्या है, v2 है। ये दो भाग मैंने मान लिए हैं। अब एक चीज गौर कीजिएगा, अब संवेग संरक्षण नियम, या यूं कह सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण नियम, तो हर घटना के अंदर इसमें क्या रहेगा, नियत रहेगा। वो नियम ये कहता है कि इस नाभिक के विखंडित होने से पहले, यानी विघटित हो जाता है, विघटित होने से पहले का कुल संवेग और विघटित होने के बाद का कुल संवेग क्या होगा, समान होगा। यानी विघटित होने से पहले कुल संवेग तो क्या था, नाभिक स्थिर था भाई, नाभिक स्थिर था, या यूं कह सकते हैं बम स्थिर था, तो उसका कुल संवेग क्या होगा, शून्य हो गया। विघटित होने के बाद दोनों भाग गति कर रहे हैं, तो उनका कुल संवेग क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए यहां अपन क्या कह सकते हैं, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या होगा कि नाभिक के विघटित होने से पूर्व कुल संवेग, नाभिक के विघटित होने से पूर्व का कुल संवेग, ये इक्वल होगा नाभिक के विघटित होने के बाद का कुल संवेग। तो देखो नाभिक के विघटित होने से पहले का कुल संवेग क्या है, शून्य है। क्यों है शून्य, क्योंकि नाभिक कैसी अवस्था में, विराम अवस्था में है भाई। अगर नाभिक विराम अवस्था में है तो कुल संवेग उसका क्या है, जीरो। विघटन के बाद मैंने मान लिया कि इस पहले टुकड़े का या पहले भाग का संवेग क्या है भाई, m1, और इसका वेग क्या है, v1। ये लो भाई, वेग v1 और ये वेग v2 है। या मैं इसे यूं लिख देता हूं, एक स्टेप और बढ़ा दें कि पहले भाग का संवेग मैंने मान लिया p1 है, दूसरे भाग का संवेग ये मैंने क्या मान लिया है भाई, p2 वेक्टर हो गया। अगर ऐसा है, अब देखिएगा तो 0 इजिकल टू ये हो गया है m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। यहां अब इसे आप कैसे लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं m1 v1 वेक्टर इजिकल टू माइनस m2 v2 वेक्टर। यहां अपने आप ये चीज क्लियर हो गई कि टक्कर के बाद इनके संवेग परस्पर विपरीत दिशाओं में, आगे कैसा साइन आ रहा है, नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो दर्शाइए कि उत्पाद विपरीत दिशाओं में गति करने चाहिए। तो देखो अतः स्पष्ट है कि इनकी दिशाएं परस्पर क्या हैं, विपरीत आ रही। देख लो आगे नेगेटिव साइन आ गया। अतः स्पष्ट है कि
उत्पाद परस्पर विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। ये लो, ये क्वेश्चन नंबर अपन ने 17 सोल्व कर लिया है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, जो भी सरल क्वेश्चन है 18 नंबर का भी। वो क्वेश्चन क्या है अब उसको अपन देखते हैं। तो देखो यहाँ अपन ने देख लिया है कि क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ये प्रूफ कराया है कि विघटित होने पर, इसी तरह से अगर बम के भी दो टुकड़े हो रहे हैं, अगर आप इसे स्थिर बम मान लें, M1 और M2 हो रहे हैं, तो उनके लिए भी यही पॉइंट लागू हो रहा है, क्योंकि संवेग संरक्षण नियम की पालना करने के लिए इनको परस्पर क्या होगा, विपरीत दिशा के अंदर इनको जाना होगा। यहां अपन ने देख लिया है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जिसमें कि 2 बिलियर्ड की गेंदें दी हुई है। अब उसमें किस तरह से क्वेश्चन है, उसमें आवेग का मान ये पूछ रहे हैं। ध्यान रखना, जब समय नहीं दे रखा आवेग पूछते हैं तो अपन सीधा सा क्वेश्चन किससे सोल्व करते हैं, संवेग आवेग प्रमेय से। संवेग आवेग प्रमेय के अनुसार आवेग किसके इक्वल होता है, संवेग में परिवर्तन के। ध्यान रहे, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर नहीं है। संवेग में परिवर्तन दर तो बल बन जाएगी, वो क्या होगा, संवेग में परिवर्तन के इक्वल होगा। देखिए भाई, अब अपन सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है उसमें देखिएगा, 2 बिलियर्ड गेंद जिसमें से प्रत्येक का द्रव्यमान जिसमें से दो बिलियर्ड गेंद जिसमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 0.05 किलोग्राम है। दो बिलियर्ड गेंद जिसमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 0.05 क्या है, किलोग्राम है। ये अपन को देखो दोनों गेंदों का द्रव्यमान दे दिया है और एक जैसी गेंद है जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 0.05 क्या है, किलोग्राम है। 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशा में गति करती हुई 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 6 मीटर, देखो प्रत्येक गेंद की चाल भी दे दी है भाई, 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हुई की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हुई 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हुई टकराती है, गति करती हुई टकराती, यानी टक्कर करती है, संघटन करती है। और टक्कर के पश्चात उसी चाल से और टक्कर के पश्चात उसी चाल से वापस लौटती है।
उसी चाल से वापस लौटती है। अब ये इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं प्रत्येक गेंद दूसरी गेंद पर कितना आवेग लगाती है। एक का आंसर निकालो, दूसरे का भी आंसर वही आएगा। प्रत्येक गेंद दूसरी गेंद पर कितना आवेग यानी कि इंपल्स लगाती है। ये लो, ये अपने पास क्वेश्चन है। देखो सरल और अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से। अब देखो इसमें अपन को प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान दे दिया, प्रत्येक गेंद की चाल दे दी है, आवेग का मान पूछ रहे हैं। तो कितना सिंपल हो जाएगा कि संवेग आवेग प्रमेय से अपन जानते हैं कि आवेग होगा क्या, संवेग में परिवर्तन, यानी कि टकराने से पहले का संवेग, टकराने के बाद का संवेग, दोनों संवेग अपने पास आ जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान तो दिया हुआ है, ये वेग आपको दे ही दिया कि वही वेग है। तो इस तरह से अपन आवेग का कैलकुलेशन करना इसमें अपने लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो देखो भाई पहले अपन इसके डाटा लिख लें। अपन लिख लें प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान, प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान मैंने मान लिया कि स्मॉल m है, तो ये आपको दिया हुआ है 0.05 किलोग्राम, ये आपको दिया हुआ है। फिर साथ में इस क्वेश्चन में दे रखा है प्रत्येक गेंद की चाल भी दे रखी है, ये लीजिए प्रत्येक गेंद की चाल, ये आपको जो दी गई है वो है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, ये अपन को चाल और इसने दे दी है। अब देखिएगा, इसलिए प्रत्येक गेंद का अपन प्रारंभिक संवेग भी निकाल सकते हैं, अंतिम संवेग भी निकाल सकते हैं। चाल को चलो मैं v से लिख देता हूं, प्रत्येक गेंद की चाल 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो टकराने से पहले संवेग क्या होगा, द्रव्यमान इंटू वेग, तो अपन इसलिए प्रत्येक गेंद का प्रारंभिक संवेग देख लें। इसलिए प्रत्येक गेंद का प्रारंभिक संवेग मैंने मान लिया, प्रारंभिक संवेग क्या है, पी आई यानी पी इनिशियल। तो पी इनिशियल होगा क्या, द्रव्यमान इंटू वेग, एम वी। एम कितना दिया हुआ है भाई 0.05 और वी आपको दिया हुआ है 6 पंजे 30 यानी कि 0.30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हो गया अपने पास। और अगर प्रत्येक गेंद का अंतिम संवेग की बात की जाए तब देखिए, प्रत्येक गेंद का अंतिम संवेग मैंने मान लिया वो पी फाइनल है। तो अब देखिए विपरीत वापस लौट रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव साइन के रूप में आएगा। भाई द्रव्यमान वही है, वेग वही है, लेकिन क्या कह रहे हैं, टक्कर के साथ उसी चाल से वापस लौटती है। अब देखिए भाई अगर उसी चाल से वापस लौट रही है तो -0.05 इंटू 6 -0.30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास पी फाइनल भी आ गया। अब अपन क्या जानते हैं कि आवेग होता क्या है, संवेग आवेग प्रमेय के अनुसार संवेग में परिवर्तन ही क्या है, आवेग है। तो अब देखो संवेग में परिवर्तन आवेग है, तो अपन नेक्स्ट पॉइंट ये कह सकते हैं। तो देखो संवेग आवेग प्रमेय से, ये लो संवेग आवेग प्रमेय से, संवेग आवेग प्रमेय से अपन क्या जानते हैं कि आवेग इज इक्वल टू क्या होता है, संवेग में परिवर्तन होता है। आवेग का मीन्स क्या है, संवेग में परिवर्तन। तो देखो भैया यानी कि P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल मेरे पास कितना दिया हुआ है, कितना है P फाइनल मेरे पास -0.30 और P इनिशियल है मेरे पास 0.30, तो ये हो गया है -0.60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल यही वैल्यू आ रही है। तो अब देखिए यहां मेरे पास समय में परिवर्तन आ गया, तो इसके आगे मैं आंसर भी लिख सकता हूं। अतः
जो क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रत्येक गेंद दूसरी गेंद पर कितना आवेग लगाती है, तो अपन ये कह सकते हैं अतः प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद द्वारा आरोपित आवेग का परिमाण, अतः प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद द्वारा आरोपित आवेग का परिमाण इज इक्वल टू, अब इस आवेग का अपन को क्या लेना है, परिमाण। ये तो भाई डायरेक्शन शो कर रहा है नेगेटिव साइन, तो ये कितना आ जाएगा 0.60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये लो, यहां अपना एक क्वेश्चन नंबर जो 18 था ये भी अपने पास सोल्व हो गया। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि किसी तोप से, जैसे अपन एक टॉपिक पढ़ा था, ध्यान हो तो आपको संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा था अपन इस चैप्टर में, तो वहां संवेग संरक्षण पर आधारित उदाहरण पढ़ा था। एक तो टक्कर का एग्जाम्पल पढ़ा था अपन ने वहां, और एक एग्जाम्पल पढ़ा था बंदूक से गोली का छूटना। तो ठीक उसी पर आधारित क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फर्क इतना सा है, बंदूक और गोली की जगह तोप और गोला शब्द का क्या कर रहे हैं, ये उपयोग कर रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। अब इसका अपन क्वेश्चन लिख करके उसे अपन सोल्व करते हैं। आप इसे नोट कीजिए, ये भी सही क्वेश्चन था एक जो अपन ने अभी सोल्व कर लिया है। अब देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 19। देखिए छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी तोप द्वारा 100 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी तोप द्वारा 100 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी तोप द्वारा 0.20 किलोग्राम का 0.20 किलोग्राम का गोला दागा जाता है। 0.20 किलोग्राम का गोला दागा जाता है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी तोप द्वारा 0.20 किलोग्राम का गोला दागा जाता है। यदि गोले की नालमुखी चाल, यदि गोले की नालमुखी चाल, यदि गोले की नालमुखी चाल 80 मीटर प्रति सेकंड हो, यानी गोला जिस वेग से दागा गया है वो है कितना है, 80 मीटर पर सेकंड की चाल से दागा गया है हो, तो तोप का प्रतिक्षेप चाल कितनी होगी। तोप की प्रतिक्षेप चाल कितनी होगी। ये लो भाई, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो तोप की प्रतिक्षेप चाल क्या होगी। अब देखिए भाई इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। प्रतिक्षेप चाल का मतलब पीछे आने वाली चाल। आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखो 100 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी तोप द्वारा, तो देखो भाई तोप का द्रव्यमान, तोप का द्रव्यमान मैंने कैपिटल एम लेना है और वो दिया हुआ है 100 किलोग्राम। फिर तोप द्वारा गोले का द्रव्यमान, ये लो गोले का द्रव्यमान स्मॉल एम ले लेते हैं 0.20 किलोग्राम।
गोले का वेग भी दे दिया है, गोले की चाल मैंने ले ली कि वो स्मॉल v है, तो यह है 80 मीटर पर सेकेंड। तोप की चाल, भाई अगर अपन गोले को दागेंगे तो तोप क्या होगी, पीछे की ओर आएगी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से मेरे पास ये फॉर्मूला मैं निकाल चुका हूं पहले। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या आया था, याद कीजिए, बंदूक और गोली वाला अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से मेरे पास कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m स्मॉल v अपॉन में कैपिटल M, ये फॉर्मूला था मेरे पास। डायरेक्ट मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ अपन को उस डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं, अपन ये थ्योरी के रूप में इस पॉइंट को पढ़ चुके थे वहाँ। तो यहाँ इसलिए सीधा अपने पास क्वेश्चन में सीधा अपन फॉर्मूला क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। तो देखिएगा, कैपिटल V इज इक्वल टू, यहाँ अगर मैं वैल्यूज रखता हूँ तो देखिए नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, उसकी विपरीत दिशा में है। स्मॉल m ये है मेरे पास 0.20, स्मॉल v 80, कैपिटल M 100। देखिए भाई, माइनस पॉइंट से 0 कैंसिल, ये हो गया है ऊपर 16 अपॉन में 100, यानी कि ये हो गया है मेरे पास 0.16 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास तोप का वेग आ गया है। अगर ये इतना वेग आ रहा है तो देखिए भाई, यहां नेगेटिव का साइन आ रहा है, यानी कि ये वेग कैसा है, प्रतिशिप्त। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, अतः तोप की प्रतिक्षेप चाल इज इक्वल टू 0.16 मीटर पर सेकेंड। ये लो भाई, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 भी अपने सोल्व कर लिया। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्या कह रहे हैं कि एक कोई गेंद है, किसी बल्ले के ऊपर आकर के टकराती है, यानी कोई यूं कह सकते हैं कोई गेंदबाज किसी गेंद को 45 डिग्री के कोण पर विक्षेपित कर देता है। ऐसा करने पर वह गेंद की प्रारंभिक जो चाल है, कोई बल्लेबाज गेंद को क्या करता है, उसके ऊपर आती है 45 डिग्री के कोण पर क्या करता है, उसे विक्षेपित कर देता है। गेंद की प्रारंभिक चाल 54 किलोमीटर पर आवर दी गई, उस चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो गेंद कितना आवेग दिया गया है ये पूछा जा रहा है। तो गेंद को आवेग अपन को निकालना है, यानी कि संवेग में परिवर्तन निकाल लो तो गेंद पर क्या निकल जाएगा, आवेग निकल जाएगा, क्योंकि समय का जिक्र है नहीं, इसलिए आप आवेग कैसे ज्ञात करेंगे, संवेग में परिवर्तन से ज्ञात कर लेंगे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 20 इसके बाद अपन सोल्व करेंगे। आप इसे नोट कीजिए, एक सिंपल क्वेश्चन था जो अपन ने सोल्व किया है।